हो गया है? ओके। हेलो 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 हेलो। एक पानी भिजवा दीजिएगा तो, ठंडा पानी नीचे से। हेलो 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 हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं। ओके। मैं आपका विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से वीडियो में। ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत सारा आपका मिसकंसेप्शन क्लियर करेगा। और सबसे खास बात कि रेस्ट एंड मोशन या फिर वन डिमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आपके माइंड में प्लेस कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबको गुड मॉर्निंग। ऋतुराज, हेलोनिक्स गेमर, साइंस पॉइंट, मल्टी स्टार रवि, राधिका सिंह, अनुष्का, मल्टी स्टारर, रिद्धि सिद्धि, अनुष्का, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर रेस्ट और मोशन तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है, तो फिर रेस्ट और मोशन को क्लास 11th में अलग से हाईलाइट करके पढ़ने का क्या जरूरत है? देखो बाबू, तुम्हें भले लगता हो कि रेस्ट और मोशन ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, पर सच्चाई यही है कि पूरी की पूरी फिजिक्स, नॉट ओनली फिजिक्स, पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई एक, मान लो कि ये मेटालिक रॉड है, मान लो कि ये मेटालिक रॉड है, लोहे का ये है मार्कर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आप लोग से पूछूं कि क्या इसमें करंट है, तो तुम लोग कहोगे कि नहीं सर इसमें करंट नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को इसमें करंट लग भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो कहां से बैठ करके इसको छू रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज का रेस्ट में होना या मोशन में होना बहुत सारा फैक्टर्स को चेंज कर देता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जब हम मोशन में बोलता हूं तो मैं कहता हूं चेंज इन पोजीशन, ठीक है। बेसिकली बेटा ध्यान से बने रहना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप का मोशन हम लोग को पढ़ना है। 3 टाइप से कोई मोशन कर सकता है। पहला होता है 1D मोशन। 1D मोशन को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है तो उसको 1D मोशन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और सीधे चला पॉइंट बी तक गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, एक सीधी रेखा में मोशन कर रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग 1D मोशन कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ए से बी तक एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा में ए टू बी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहते हैं 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। सर 2D मोशन क्या होता है? सर वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, सिर्फ जो एक प्लेन में होता है। जैसे कि ये बोर्ड जो है, ये स्मार्ट बोर्ड जो है वो एक प्लेन है। मान लो कि एक चींटी को ए से बी तक जाना है, अनीता से विनीता तक जाना है,
तो वो ऐसे जा रही है, ओए हे। देखो ये इस प्लेन में ऐसे चलते 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 जा रही है। तो इस प्रकार के मोशन को ना बेटा 2D मोशन बोलते हैं। वैसा मोशन जो एक प्लेन में होता है उसको 2D मोशन कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है वो 1D मोशन होता है। वैसा मोशन जो कि एक प्लेन में होता है, प्लेन समझ रहे हो, ये एक प्लेन है, मेरा हाथ एक प्लेन है, यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम अगर जा रहे हैं तो इस प्रकार के मोशन को 2D मोशन कहते हैं। ठीक है जी। सर 3D मोशन क्या होता है? वैसा मोशन जो एक से ज्यादा प्लेन में होता है उसको 3D मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से अनीता से कोई मूव करना शुरू किया, ठीक है, और ये पॉइंट है विनीता, ये ऐसे जा रहा है ट्रर, फिर यहां से बाहर निकल गया, ओए होए, फिर घुसा ट्रर, फिर बाहर निकला, ओए होए, फिर घुसा। मतलब ये एक प्लेन में हो रहा है कि एक से ज्यादा प्लेन में हो रहा है? एक से ज्यादा प्लेन में हो रहा है। समझिए इसको, यहां से चलना शुरू किया ट्रर, फिर यहां से बाहर निकला ऐसे, फिर घुसा, फिर ट्रर, फिर ओए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैसा मोशन जो एक से ज्यादा प्लेन में होता है उसको बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर है? क्लियर है? 1D 2D 3D में अंतर समझ में आया? 1D मोशन किसको बोलते हैं सर? वैसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, उसको 1D मोशन कहते हैं। वैसा मोशन जो एक ही प्लेन में होता है, एक प्लेन मतलब एक समतल में होता है, उसको बोलते हैं 2D मोशन। और जो एक से ज्यादा प्लेन में होता है, जैसे समझो बात को, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर एक पोडियम बना हुआ है, मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा हूं, ये 1D मोशन है सर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता हूं इसी प्लेन में, ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन। और अगर मैं चलते 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 यहां ऐसे बैठ गया, ऊपर चढ़ गया, उस प्लेन से ऊपर आ गया, फिर उस प्लेन में गया, या फिर जरूरत पड़ने पे इस प्लेन से अगर मैं ऐसे नीचे उतर गया, तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं 3D मोशन। ठीक है जी। फिर से मैं कह रहा हूं, वैसा मोशन जो एक प्लेन में हो ट्रर 1D मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में हो वो 1D मोशन, जो एक प्लेन में हो ओए होए 2D मोशन, और जो एक से ज्यादा प्लेन में हो उसको 3D मोशन। जैसे ट्रर ओए होए ट्रर ओए होए। ठीक है, आपको 1D 2D 3D क्लियर है? अब मैं आज के क्लास का बच्चों पहला सवाल आपके पास रखने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको 1D 2D 3D समझ में आ गया है तो पहले सवाल का जवाब दीजिए। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आप बस से रांची से पटना जा रहे हैं, रांची से आप पटना जा रहे हैं, आपको बस से जाना है। रांची से कहां जाना है? पटना जाना है। आप बताओ कि अगर आप बस से रांची से पटना जा रहे हो तो ये बस जो मोशन करेगा वो किसका एग्जाम्पल है? वो 1D का एग्जाम्पल है, 2D का एग्जाम्पल है, 3D का एग्जाम्पल है, या फिर कह नहीं सकते। बस जो है वो रांची से पटना गया है। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है। बस रांची से पटना गया है, ये 1D का एग्जाम्पल है, 2D का है या 3D का है। मल्टी स्टार रवि कह रहे हैं कि ये 2D का एग्जाम्पल है। पूजा मेहता कह रही हैं कि ये 3D का एग्जाम्पल है। 800 कह रहे हैं कि ये D का इंदु गुप्ता 3D, रिद्धि सिद्धि D, मल्टी स्टार 3D, अनुष्का मे बी 3D। मे बी 3D क्या होता है भाई? 3D 2D 3D 3D। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कैन नॉट से, कैन नॉट से वाला एग्जांपल तो हम यूं ही दे दिए थे। 2D 3D 3D 2D। चलिए देखते हैं। देखो बाबू, कुछ लोग
1D भी बोले हैं एक दो लोग। अच्छा 1D मोशन तुम लोग कैसे बोल रहे हो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या रांची से पटना तक एकदम सीधा रोड बन गया है? नहीं बना है ना। रांची से पटना तक सीधा रोड नहीं बना हुआ है, तो 1D तो ये नहीं है, ये 1D मोशन तो नहीं है। तो क्या है सर ये? थोड़ा और देखते हैं हम लोग। रांची से पटना तक सीधा रोड नहीं बना है इसलिए ये 1D तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रोड ऐसे होगा लेकिन तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 2D मोशन है। क्या रांची और पटना सेम हाइट पे है? तुमको पता नहीं है कि सी लेवल से रांची ऊपर है और पटना नीचे है? क्या रास्ता में कहीं पहाड़ या फिर कोई फ्लाईओवर नहीं आता है? ऐसा तो है नहीं ना कि यहां से तुम चलना शुरू किए और सेम हाइट पे यहां पे पटना है और पटना में पहुंच गए। कहीं फ्लाईओवर आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, पर्वत आ रहा है, तुम वैसे होते हुए जा रहे हो, तो तुम्हारा बस वास्तविकता में 2D मोशन में भी नहीं है। वास्तविकता में रांची से पटना आते आते समय आपको बहुत सारा हाइट चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो वास्तविकता में ये एग्जाम्पल है 3D मोशन का। किसका एग्जाम्पल है? 3D मोशन का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या आपको 1D 2D 3D क्लियर है? क्लियर है? जो लोग भी 3D बोले थे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। जितने लोग भी 3D बोले थे बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आपको यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सुनना मेरी बातों को जरा ध्यान से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग, क्या आपको 1D 2D 3D क्लियर है? 1D मोशन विच अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसको 1D मोशन कहते हैं। 2D मोशन किसको बोलते हैं? मोशन विच अकर्स इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में होता है उसको 2D मोशन कहते हैं। और जो एक से ज्यादा प्लेन में होता है, मोशन विच अकर्स इन मोर देन, यहां मैर लिखा हुआ है, मोर देन वन प्लेन, देन नहीं, देन वन प्लेन इज कॉल्ड 3D मोशन। क्लियर है सर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो यकीन मानो कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताने से पहले मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लो कि मेरे पास, मैंने इसको यहां रख रखा है, ठीक है, इस बोतल को यहां पे रख दिया है, शायद कैमरा वहां तक जा रहा है, पता नहीं। इस बोतल को मैंने यहां रखा हुआ है, ठीक है जी। एक बोतल है मेरे हाथ में, इसको मैंने ऐसे रख लिया है। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो है ये रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है या मोशन में है? ये रेस्ट में है या मोशन में है? आप में से मोस्टली लोग कहेंगे कि सर ये रेस्ट में है, ठीक है। मेरे क्लास में एक बच्ची बैठी हुई है, वो भी उसको देख करके बोली कि सर, लड़की का नाम है कलावती। तो ये जो कलावती दीदी है वो इस बोतल को देखी मेरे हाथ में और ये कह रही है कि सर ये बोतल तो रेस्ट में है, ये बोतल तो रेस्ट में है। कलावती मेरे सामने बैठी हुई है क्लास में, है ना। तो वो बोल रही है कि बोतल किस में है? रेस्ट में है। एक और लड़की है जिसका नाम है लीलावती। मैंने क्या किया है कि लीलावती को चांद में ले जाकर के पटक दिया है, तो लीलावती चांद में है। क्या बोला मैंने? बोतल को कलावती कहां से देख रही है? क्लासरूम में बैठ के देख रही है और कह रही है कि सर ये जो बोतल है ना ये तो रेस्ट में है। और लीलावती इसी बोतल को कहां से देख रही है? चांद से देख रही है, मून से। और वो कह रही है, वो देख रही है। अब सोचो, अगर तुम मून से अर्थ को देखोगे तो तुम्हें पता है कि अर्थ रेस्ट में है या मोशन में है?
अर्थ मोशन में है, तुमको पता है कि सूरज के चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है, अरे पता है ना। तो इसमें भी तो डाउट नहीं है तुम लोग को, उम्मीद है कि इसमें आप लोग को डाउट तो कम से कम नहीं होगा। तो लीलावती अर्थ को देख रही है चांद से, तो वो उसको अर्थ किस में नजर आएगा? मोशन में। अब वो थोड़ा और जूम इन करके देखेगी तो उसको भारत देश नजर आएगा। अब अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है तो अर्थ में ही भारत देश भी है, तो भारत देश भी उसको किस में नजर आएगा? मोशन में। थोड़ा और जूम इन अगर वो करेगी तो उसको भारत देश के अंदर झारखंड नजर आएगा। झारखंड भी उसको रेस्ट में नजर आएगा कि मोशन में? मोशन में। थोड़ा और जूम करेगी तो उसको कौन नजर आएगा? रांची नजर आएगा। रांची भी उसको मोशन में नजर आएगा। और जूम करने पे उसको उर्सुलाइन स्टडी सेंटर नजर आएगा, वो भी उसको किस में नजर आएगा? मोशन में नजर आएगा। अगर वो थोड़ा और जूम करेगी तो उसको मेरे हाथ में ये बोतल दिखाई पड़ेगा, ये बोतल भी उसको किस में दिखाई पड़ेगा? मोशन में दिखाई पड़ेगा। अब लीलावती चांद से इस बोतल को देख रही है और कह रही है कि सर ये जो बोतल है ना ये तो मोशन में है, पर कलावती इस बोतल को मेरे बगल में धरती में बैठ के देख रही है, ये कह रही है नहीं सर, लीलावती का दिमाग खराब हो गया है, लीलावती कुछ ले ली है, उसको ये बोतल रेस्ट में है, वो मोशन में नजर आ रहा है। तुम लोग मुझे बताओ कौन सही है, लीलावती सही है या कलावती सही है? वास्तविकता में ये बोतल रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन 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 बोल रहे हैं लोग। सर वास्तविकता में ये बोतल ना रेस्ट में है ना मोशन में है। ये किसी भी चीज का रेस्ट में होना या मोशन में होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग कहां पर बैठकर उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चांद से इस बोतल को देखोगे तो आपको ये मोशन में नजर आएगा, और अगर आप धरती से इसी बोतल को देखोगे तो आपको रेस्ट में नजर आएगा। ना तो कोई चीज इस दुनिया में रेस्ट में है और ना ही कोई चीज इस दुनिया में मोशन में है। ना तो कोई चीज इस दुनिया में रेस्ट में है और ना ही कोई चीज इस दुनिया में मोशन में है। किसी भी चीज का रेस्ट में होना या मोशन में होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहां पर बैठ करके उसको देख रहे हैं। क्या आपको यह बात मेरी क्लियर है? इस दुनिया में ना तो कोई चीज रेस्ट में है ना ही कोई चीज मोशन में है। किसी भी चीज का रेस्ट में होना या मोशन में होना किस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहां बैठ के उसको देख रहे हैं। अब समझो, यानी कि किसी भी मोशन को हम लोग जिस जगह पे बैठ करके देखते हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस जगह को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जगह जहां पे बैठ के हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उस जगह को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक खासियत होता है। जैसे तुम लोग बताओ कि लीलावती का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? चांद। वो चांद में बैठ के बोतल को देख रही थी। और कलावती का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मून। वो मून में बैठ के बोतल को देख रही थी। सॉरी, धरती में बैठ के अर्थ, कलावती धरती में बैठ के देख रही थी। हम लोग जिस फ्रेम में भी बैठ करके मोशन को देखते हैं उस जगह को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिस पॉइंट से, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, जिस पॉइंट से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उस जगह को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नूपुर कुमारी कह रही है देखने के नजरिया पर डिपेंड करता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अब सुनिएगा मेरी बात को आप लोग जरा ध्यान से, एकदम मत भटकना। तुम लोग को आज हम डिटेल्ड वे में इसको अच्छे से समझा करके भेजेंगे। ठीक है, और सलमान खान के मूवी के जैसा इसको मत देखिएगा आप लोग। ठीक है जी। सर अब सुनिएगा मेरी बातों को आप लोग जरा ध्यान से, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको समझ में आ गया, आपको क्लियर होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सर जिस फ्रेम में हम लोग जाकर के बैठ जाते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं कि वो वाला फ्रेम रेस्ट में है और बाकी पूरा दुनिया मोशन में है। जैसे कि हम लोग धरती में है, सब लोग, कोई मंगल ग्रह से ये वीडियो नहीं देख रहे होगे, हमको पूरा भरोसा है, या चांद में नहीं बैठे होगे आप लोग, तो
आप लोग सब कहां बैठे हुए हो? धरती में बैठे हुए हो, है ना? सर धरती में बैठ करके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? धरती। तो हम जिस जगह पे भी जाकर के हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जगह रेस्ट में है, बाकी पूरा दुनिया मोशन में है। जैसे क्या तुमको कभी लगा है कि धरती जो है वो गोल गोल घूम रहा है? वास्तविकता में तो धरती ऐसे रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ ऐसे ऐसे मतलब सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है सूरज के चारों तरफ। लेकिन तुमको कभी फील हुआ है कि धरती गोल गोल घूम रहा है? कभी फील नहीं हुआ होगा, आज तक नहीं। हाँ, अगर कुछ लोग भांग खाए होंगे होली में, तब उन लोगों को कभी कभार महसूस हो सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन इन जनरल आप लोग को कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि धरती गोल गोल घूम रहा है। और देखो ना, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में जाकर के डूब जाता है, क्योंकि हम लोग को हमेशा ऐसा ही लगता है ना कि सूरज उग रहा है और फिर जाके डूब जा रहा है। वास्तविकता में सूरज उग और डूब नहीं रहा है, तुम गोल गोल घूम रहे हो बेटा, तुम गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन तुमको कभी महसूस नहीं हुआ है। तुम क्या बोलते हो? सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है। तो जिस जगह पे जाकर के हम लोग बैठ जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा किस में लिया जाता है? रेस्ट में। सुनना, और एक एग्जांपल देते हैं हम। तुम कभी ट्रेन में जब यात्रा करते हो, जब तुम ट्रेन में यात्रा करते हो, ट्रेन में जब तुम ट्रेन में बैठे हुए रहते हो, ठीक है, जब तुम ट्रेन में बैठे हुए रहते हो, है ना, जब तुम ट्रेन में बैठे हुए रहते हो तो तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते हो कि तुम बोलते हो कि अभी हटिया स्टेशन आएगा, अभी रांची स्टेशन आएगा, अभी नामकुम स्टेशन आएगा। मतलब तुम मान लिए हो कि तुम रेस्ट में हो, ट्रेन रेस्ट में है। कौन आएगा तुम्हारे पास? स्टेशन आएगा, रांची स्टेशन, हटिया स्टेशन आएगा तुम्हारे पास, है ना? और तुमको वास्तविकता में ट्रेन में बैठने में ऐसा नहीं लगता है कि बाहर जो पोल है ट्रेन के चारों तरफ, ऐसे पोल जो गड़ा हुआ रहता है पटरी के चारों तरफ, तुमको लगता है ना खुपाच खुपाच पार हो रहा है। दूर में पेड़ रहता है, वो भी धीरे धीरे ऐसे पार हो रहा है। ऐसा फील होता है ना? तो जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हम कहते हैं हटिया स्टेशन आएगा, रांची स्टेशन आएगा। इसका मतलब जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो मान लिए हैं कि ट्रेन किस में है? रेस्ट में है। और स्टेशन आएगा, मतलब स्टेशन किस में है? मोशन में है ना? लेकिन बताओ तुम मेरे को एक बात, कि जब तुम वास्तविकता में स्टेशन में रहते हो तो स्टेशन में क्या तुम बोलते हो कि स्टेशन अभी वहां जाएगा? तुम क्या कहते हो? कि अभी ये ट्रेन आएगा, अभी वो ट्रेन आएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जब तुम ट्रेन में बैठे हुए हो तो ट्रेन तुम्हारे लिए रेस्ट में है और स्टेशन मोशन में है, और जब तुम स्टेशन में बैठे हुए हो तो स्टेशन तुम्हारे लिए रेस्ट में है और ट्रेन मोशन में है। जिस जगह पे जाकर के हम लोग बैठ जाते हैं उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसा मानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में है और बाकी पूरा दुनिया मूव कर रहा है। वास्तविकता में इस दुनिया में ना तो कोई चीज रेस्ट में है और ना ही कोई चीज मोशन में है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां लिख रखा है, स्लाइड बना रखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जो मैंने समझाया आपको वही स्लाइड बनाने वाले भैया ने अच्छा खासा मिस्टेक किया हुआ है। पॉइंट फ्रॉम वेयर नहीं, वेयर, पॉइंट फ्रॉम वेयर लगता है एआई का यूज किया है। वी ऑब्जर्व, पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द मोशन, वो पॉइंट जहां से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उस पॉइंट को, उस जगह को ही क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। हमेशा ऐसा मान लेते हैं कि हम जिस जगह पे जाकर के बैठे हुए हैं ये वाला जगह किस पे है? रेस्ट में है और बाकी पूरा दुनिया मोशन में। रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टर्म। वेरी गुड थिंग वी हैव रिटन हियर।
कि रेस्ट, किसी भी चीज का रेस्ट में होना और मोशन में होना रिलेटिव टर्म है। एक व्यक्ति के लिए वो रेस्ट में हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही मोशन में हो सकता है। जैसे ये बोतल कलावती के लिए रेस्ट में है, लेकिन लीलावती के लिए किस में है? मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या मोशन में होना कैसा टर्म है बेटा? रिलेटिव टर्म है। ठीक है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया? जिस जगह पे बैठ के हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सब लोग एकदम फटाफट मैसेज करके बताओ मुझे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बताइए आप लोग मैसेज करके कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बताओ आप लोग। पानी बोल लेते ना, पानी नहीं ला दिए? ठंडा पानी नहीं है मुझे क्या? एक मंगाइए ना, एक बोतल किसी से, फिल्टर से है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब कुछ पैरामीटर है जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पैरामीटर है स्पीड और वेलोसिटी, और तीसरा पैरामीटर है एक्सेलरेशन। इन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और अगर आप लोग आज तक जो भी पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया ऐड कर दूं इसमें। ठीक है, मैंने लिख रखा है एक जनरल सा डेफिनेशन, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या लिखे हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए वो मैंने लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना उसका। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं तब तक इसको। देखो बेटा, आमतौर पर हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बहुत लोगों से मैंने सुना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सही कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको आज हम वो सिखाने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। देखो, ये मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, नंबर लाइन में ऑब्वियस सी बात है, अभी तो ये एक लाइन है, इसमें नंबर लिख देते हैं तो ये नंबर लाइन बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। इधर मैं लिख देता हूं -1 -2 -3 -4। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा जो हम कहने वाले हैं। एक चूहा यहां से दौड़ना शुरू करता है, पॉइंट ओ से। ठीक है, एक चूहा पॉइंट ओ से चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, पॉइंट ओ से एक चूहा दौड़ना शुरू करता है। ठीक है ना, ये चूहा दौड़ते दौड़ते पॉइंट ए तक आता है। ये चूहा दौड़ते दौड़ते ओ से कहां तक आता है? ए तक। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस, और इधर मैं लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट।
एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। तुम मुझे बताओ पॉइंट O से A तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल रास्ता है, उसकी लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो तो दिख ही रहा है, 1 2 3 यूनिट चले हो तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 3। डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका होता है? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है कि जो फाइनल पोजीशन है, लाइक फाइनल पोजीशन यहां पे क्या है? A, और इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। तो अगर हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फाइनल पोजीशन है 3, मतलब अंतिम पोजीशन, अंतिम स्थिति, और शुरुआती स्थिति क्या है? 0। अगर हम 3 में से 0 को घटा दें तो कितना आएगा? 3। तो डिस्टेंस भी 3 आया और डिस्प्लेसमेंट भी 3 आया। बहुत बढ़िया। अब ये चूहा यहीं नहीं रुका, ये चूहा आगे तक गया, ये चूहा थोड़ा आगे तक निकल गया, ये पॉइंट B तक चला गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट O से B तक, पॉइंट O से पॉइंट, चलो येलो कलर से मैं ये लिख देता हूं, ये पॉइंट B तक चूहा कितना डिस्टेंस चला? तो तुम बोलोगे कि बहुत सिंपल है सर, 1 2 3 4 5 6। चूहा जो है वो O से लेकर के B तक 6 यूनिट चला। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है बेटा? B कितना है? 6, और इनिशियल कितना है? 0। 6 में 0 घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये चूहा पलटी मारा, अब ये चूहा बोला इधर बहुत चल लिया, अब हम पलटी मारते हैं, और ये चूहा पलटी मार करके यहां से पॉइंट C तक पहुंच गया। ठीक है, तुम मुझे बताओ ये टोटल कितना डिस्टेंस चला? बहुत सिंपल है सर, इधर चला 6, इधर एक 7 और इधर एक 8 यूनिट। पॉइंट O से पॉइंट C तक वो कितना चला? 8 यूनिट। 8 यूनिट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे बेटा इधर 6 चला है, इधर 7 और एक 8 यूनिट चला है। ठीक है, अब ये चूहा यही, अब चूहा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुमसे कोई पूछ ले, बताओ चूहा का अंतिम पोजीशन कितना है? C यानी कि 4। शुरू कहां से किया था चूहा? 0 से। 4 में अगर हम 0 को घटा दें तो 4 माइनस 0 कितना होगा बेटा? 4 होगा। तो चूहा का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4। अब ये चूहा अब भी नहीं माना, ये चूहा ओए होए फिर से पॉइंट O तक पहुंच गया। अब तुम मुझे बताओ कि O से लेकर के O तक चूहा कितना डिस्टेंस चला? 6 इधर 6 इधर, तो 6 और 6 कितना हो गया बेटा? 6 और 6 12 हो गया ना बेटा। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला बेटा चूहा? 12 यूनिट। बेटा चूहे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोचो। सर O से शुरू किए थे, O में जाके खत्म कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो चूहे का डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 0। चूहे का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात भी नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या चूहा अब मान गया? ना 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 ना, चूहा अब भी नहीं मानेगा। चूहा कहेगा नहीं, हमको और दौड़ना है। और ये चूहा जो है ये यहां से पॉइंट D तक पहुंच गया, यहां तक। ठीक है, तो बताइए O से लेकर के D तक चूहा कितना डिस्टेंस चला? सोचो, इधर 6 इधर 6, 12 हो गया, और इधर 2 यूनिट चला, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 यूनिट। बाबू ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट तुमको हम सिखा के जाएंगे यहां से। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भटकिएगा मत यहां से। ठीक है जी, अब सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि चूहा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हम क्या बताएं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम पोजीशन माइनस शुरुआती पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो अंतिम पोजीशन कितना है?
-2 और शुरुआती पोजीशन कितना है 0। अगर हम -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही ना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -2। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो यहां तक अगर चले गए हम ई तक, तो तुम लोग बताओ कि ओ से ई तक टोटल कितना डिस्टेंस चले और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जल्दी बताओ। डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सानिया कुमार, शुरू से मैं पढ़ता हूँ, कहाँ से शुरू करें। हाँ, सबानाज 16, मोनिका पाठक 16। डिस्टेंस 14, डिस्टेंस कैसे 14 कैसे हुआ, अच्छा ठीक है वो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। 16 -4 16 14 16 -4 -4 16, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो हम बता रहे हैं डिस्टेंस 16 कैसे आएगा। देखो यहां से चलना शुरू किया था, जो वास्तविक लंबाई होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है रास्ता का, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो इधर 6 इधर 6 कितना हो गया 12, इधर 13 14 15 16, तो ओ से लेकर के ई तक कितना डिस्टेंस चला 16 यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो खुद से सोचो, फाइनल पोजीशन क्या है ई और इनिशियल पोजीशन क्या था ओ, तो फाइनल पोजीशन हो गया -4 और इनिशियल पोजीशन क्या था ओ, तो -4 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गया है। अब हम जो बोलने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है जी। जो भी हम कहने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यहां पे आप ये पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक बात समझ में आ गया होगा कि जो एक्चुअल पाथ का लंबाई है, जो एक्चुअल रास्ते का लंबाई है, उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ का लंबाई। जो एक्चुअल पाथ का लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को नहीं बोलते। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस, बीच के अंतर को कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ का लंबाई। जब भी हमको इसमें डिस्टेंस निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि जो वास्तविकता में जो रास्ता का लंबाई है, पाथ का लेंथ है, उसको मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ का लंबाई है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाने पे उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। दूसरा बात, एक बात बताओ मेरे को कि जब मैं इस तरफ जा रहा था, ठीक है, इस साइड ऐसे जा रहा था तो डिस्टेंस बढ़ रहा था। जब हम पलटी मार दिए और पलटी मार के इधर जाने लग गए तब भी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है या घंटा फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस को डायरेक्शन से? डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है? ऑब्वियस सी बात है, स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर जा रहे हैं देखो ना, टर तो भी बढ़ रहा है, ओए होए, इधर आ रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है ना डिस्टेंस। मतलब इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को तुम लोग ध्यान से देखो
कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जब हम इधर जा रहे थे तो देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, लेकिन जब हम पलटी मारे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। जब हम इधर जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट, हम नहीं चूहा, इधर जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। जब पलटी मार के इधर जाने लग गया चूहा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग गया, घटने लग गया। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, इसका मतलब जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं कि स्केलर बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा कमेंट पढ़ने में बिजी हो गया था मैं सॉरी, वेरी सॉरी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इधर जाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था पर इधर जाने से डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। अगला चीज देखो, तुमको एक बार भी नजर आया है कि डिस्टेंस जो है वो निगेटिव है? एक बार भी तुमको नजर नहीं आया होगा कि डिस्टेंस निगेटिव हुआ है? तुम खुद से सोचो ना, क्या आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा बोलते हैं कि आज हम -5 किलोमीटर वॉक करके आए हैं या फिर आज हम -10 किलोमीटर चले हैं? यानी डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है बेटा, कभी नहीं, नेवर। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम ध्यान से देखो, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और निगेटिव भी है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार फटाफट देख लें हम लोग, इसको मैंने लिख दिया अच्छे से। क्या लिखा है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या नो सर नो सर नो सर लिख रहे हैं आप लोग? अब यस सर लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर बी निगेटिव। मैंने फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो अंतर होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा बताया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। आप लोग फटाफट एक काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया ये मेरा ही नोट्स है, जो मैंने आपको समझाया वही मैं यहां पे लिखा हुआ हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रहा होगा। सर आप स्टार्टिंग में बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते हैं, अब हम वो आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आखिर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते हैं, क्या कारण है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। देखते हैं चलिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते हैं और आखिर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो बाबू, मान लो कि सुषमा सुबह सुबह अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए। कहां जाने के लिए? स्कूल। सुषमा अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए। सुषमा आप लोग में से कोई भी हो सकता है।
सुषमा सुबह सुबह अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन सुषमा को पता चलता है कि पीछे कहीं पे, सुनिएगा मेरी बातों को जरा ध्यान से, सुषमा का घर और स्कूल के बीच का दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। सुषमा को पता चलता है कि उसके घर के 1 किलोमीटर पीछे कहीं पे ना भंडारा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? भंडारा, ठीक है। सुषमा को पता चलता है कि उसके स्कूल से 1 किलोमीटर पीछे कहीं पर भंडारा लगा हुआ है। अब ये देख करके सुषमा बहुत खुश होती है कि वाह, भंडारा लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सुषमा क्या करती है ना कि अपने घर से जस्ट अ सेकेंड, हेलो 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 हेलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, सुषमा को पता चलता है कि भंडारा में जाना है सुषमा को, ठीक है। सुषमा को भंडारा में जाना है, सुषमा को वास्तविकता में स्कूल में जाना है, लेकिन पीछे भंडारा लगा हुआ है। तो सुषमा सोची कि चलो भाई, स्कूल तो जाते रहते हैं डेली, पहले भंडारा में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, मन किया तो चले जाएंगे स्कूल। तो सुषमा को जाना इधर था, पर सुषमा चली गई इधर, ठीक है। सुषमा को जाना था किधर? उधर, पर सुषमा चली गई किधर? इधर। सुषमा कितना डिस्टेंस चली? ऑब्वियस सी बात है, सुषमा चली 1 किलोमीटर डिस्टेंस, पर सुषमा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सुषमा का डिस्प्लेसमेंट हुआ -1 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जिधर जाना है अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो बाबू आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि सुषमा यहां से पलटी मारती है और पलटी मार करके यहां पहुंचती है। तो बताओ, एक सेकंड पहले एक चीज हम लोग यहां पे क्लियर कर लेते हैं। तो क्या बोला मैंने कि सुषमा के घर से ये भंडारा के बीच का जो डिस्टेंस, अगर सीधा एक रास्ता है तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हो गया एक तरह से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? -1 किलोमीटर। अगर तुम कह रहे हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसका मतलब 1 और -1 बराबर है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू -1 किलोमीटर। अगर आर्यभट्ट जिंदा होते तो ये सब देख करके आज फिर से मर जाते। क्या 1 और -1 बराबर होता है क्या? अरे भाई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तुम एक स्केलर और वेक्टर को आपस में कैसे कंपेयर करके बोल दे रहे हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? मानते हैं कि बहुत सारे बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्या बुक में लिखा हुआ है तो वो सही है, इस बात का गारंटी है क्या? समझे मेरी बात को आप? तो क्या कहा मैंने कि डिस्टेंस कितना है 1, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है -1, इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये पलटी मार के फिर से यहीं पहुंच गई तो डिस्टेंस कितना चली? 1 और 1 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सुषमा अगर और यहां तक चली गई तो डिस्टेंस कितना चली? उधर 1 और 1 2, और इधर 2 कितना हो गया? 4 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट +2। तो सर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? सर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वैसा डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं जिधर मुझे जाना है, अगर उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है। जिधर जाना है उसके उल्टा डायरेक्शन में अगर आपको कोई भेज दिया तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है। और अगर आपको जिधर जाना है, जहां से आप शुरू किए हैं, आप वहीं पे फिर से पहुंच गए तो हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अभी आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपका मोशन इन 1D बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज के बाद, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिएगा,
एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, और मान लो कि आप नए नए रांची आए हैं, ठीक है, रांची आए हैं और आप रातू रोड में हैं, ठीक है, और आपको रातू रोड से जाना है लालपुर। आपने किसी से पूछा कि एक बात बताइए कि लालपुर किधर है, और वो बंदा आपको बता दिया उधर, मतलब तुमको रातू रोड से भेज दिया पंडरा की तरफ, ठीक है। अब तुमको जाना किधर है, इधर था, इधर, पर तुम चले किधर गए, इस डायरेक्शन में चले गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ? ऑब्वियस सी बात है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, निगेटिव हुआ। क्यों हुआ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट? जिधर जाना है अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना, तो हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हो सकता है, 2D में चले जाएंगे तो और खतरनाक बन जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, इस बात को स्पेशली आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब जिधर जाना है उधर ही जा रहे हैं। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब जिधर जाना है उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग जा रहे हैं। और जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से हम लोग शुरू किए हैं जर्नी, फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, एक पॉइंट आप लोग स्पेशली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, गलती से भी मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। रात के 2 बजे भी अगर आपको कोई जगा के पूछे तो आप नहीं बोलिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा पहले, और एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिससे आपका ये पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्लियर हो गया है कि जो एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बात तो आपकी सही है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं अब इसको, ठीक है। मैं आपको 1-2 सवाल देता हूं, आप इसको करके दिखाओ मुझे। सर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैदान में दौड़ रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर मैदान में दौड़ रहा है। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं अनीता, इसका विनीता, और इसका चंपा, ठीक है। एक बंदा अनीता से विनीता तक जाता है और विनीता से फिर चंपा तक जाता है। मान लो कि ये लंबाई है 40 मीटर और ये लंबाई है 30 मीटर। फिर से मैं कह रहा हूं, एक बंदा अनीता से विनीता तक जाता है और फिर विनीता से कहां तक जाता है, चंपा तक। तो तुम मुझे बताओ कि अनीता से चंपा तक, अनीता से विनीता, विनीता से चंपा, ठीक है, फाइनली यहां पे पहुंच गया वो ऑब्जेक्ट। तुम मुझे बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये 2 चीज आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। आपको मैं इस क्वेश्चन में जरूर कुछ नया सिखाऊंगा, मैं ये वादा कर रहा हूं आपको। प्लीज आप मुझे बताओ। जो बच्चे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। 70 डिस्टेंस कमेंट आ रहा है। 70 मीटर डिस्टेंस, यस 70 मीटर डिस्टेंस, 70 मीटर डिस्टेंस कमेंट आ रहा है। 70 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 50, वासु, अनुश्री 50, मोनिका पाठक 50,
आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो फिर बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा सर वो तो 50 होगा। चलो देखते हैं इसको। आप लोग क्या किए, मोस्टली लोग कर क्या रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस इधर 30 मीटर और इधर 40 मीटर, कितना हो गया 70 मीटर। ये तो सही है, दिस इज करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट, ये तो सही है। पर ज्यादातर लोग डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं 50 मीटर। तरीका क्या है इनका कि इसको ऐसे मिला दे रहे होंगे और यहां पे 90 डिग्री मान ले रहे होंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले रहे हैं। मतलब तुम लोग मेरा बात पढ़े सिर्फ, या जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, जो मैंने तुम्हें कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, तुम लोग उस चीज को समझे नहीं। तुम लोग अभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो। 50 मीटर इज नॉट दी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिव्या भारती, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत तगड़ा, सही बोली है दिव्या भारती, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए मैं आपको समझाता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है, समझाने का प्रयास करता हूं। आप में से कुछ लोगों ने मेरा वेक्टर का लेक्चर देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं उन सबको समझा दूंगा, जो देखे होंगे उनके लिए भी ठीक और जो नहीं देखे होंगे उनके लिए भी ठीक, उनको भी मैं समझा दूंगा, सबको मैं ये समझा दूंगा, ठीक है। सुनिएगा मेरी बातों को जरा ध्यान से। सर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से देखना। ये मान लो वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। उधर एक्स एक्सिस है और इधर कौन सा एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है, ठीक है। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये दो अलग अलग एक्सिस है, एक्स एंड वाई। अरे यस और नो, ऑफ कोर्स। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स एक्सिस किधर है तो तुम बोलोगे उधर, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई एक्सिस किधर है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या बोलोगे, इधर। यहां तो तुम कर बोल ले रहे हो कि इधर उधर, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास इधर उधर बोलने का मौका नहीं होता है। तो ये जो तुम एक्स एक्सिस की तरफ उंगली कर रहे हो ना, जो डायरेक्शन दिखा रहे हो ना इधर, इसको हम लोग बोलते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ को हम लोग प्यार से बोलते हैं आई कैप। आई कैप का मतलब ही होता है एक्स एक्सिस की तरफ। क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस की तरफ। किसकी तरफ बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात? ये जो तुम लोग वाई एक्सिस की तरफ उंगली किए ना, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। जे कैप का मतलब ही होता है वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। जे कैप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस की तरफ। फिर एक बार, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप मतलब वाई एक्सिस की तरफ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि सर 5 आई कैप चल के दिखाइए, तो बिल्कुल निसंकोच रूप से, निसंदेह मैं किधर चलूंगा, एक्स एक्सिस की तरफ चलूंगा। और कितना स्टेप चलूंगा, 5 स्टेप चलूंगा मैं एक्स एक्सिस की तरफ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इधर से 1 2 3 4 5, ये होता है 5 आई कैप। 5 आई कैप मतलब 5 स्टेप किसकी तरफ, आई कैप मतलब किसकी तरफ, एक्स की तरफ। एक्स की तरफ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 4 जे कैप चल करके दिखाइए, 4 जे कैप का मतलब क्या होता है बेटा, किसकी तरफ चलना है, वाई एक्सिस की तरफ चलना है। और कितना स्टेप चलना है वाई एक्सिस की तरफ, 4 स्टेप। तो चल के दिखाओ यहां से, 1 2 3
4। ये बात सबको क्लियर है? आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की तरफ। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है आई कैप और जे कैप का। ठीक है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा, कुछ लोग, एक बच्चा पूछ रहा है जेड को क्या बोलेंगे सर? अच्छा, जेड एक्सिस अभी नहीं आया था इसलिए मैंने नहीं बताया, और वेक्टर में मैंने सोचा था कि बताऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूं। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस किधर आएगा? इधर बाहर की तरफ, इधर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये कथकली का स्टेप तो नहीं लग रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ठीक है ना? ठीक है, देखना जरा। सर वी लर्न टू डिराइव इट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन 9। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। सही नहीं है, कैसे गलत है हम सब अभी बताने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से हम जो कह रहे हैं। बाबू, जेड एक्सिस किधर आएगा? बाहर की तरफ। तो अगर तुमसे कोई पूछे अब बाहर हम यहां से कैसे निकाल दें, तुम लोग भावनाओं को समझो, हम ऐसे बना दिए, मतलब ये बाहर आ रहा है। जेड एक्सिस का मतलब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस की तरफ। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। जेड एक्सिस को ही के कैप नहीं कहते हैं बेटा। जेड एक्सिस का, के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस की तरफ। आई कैप को एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ। तुम हमको बोलोगे कि सर 2 आई कैप चलिए, तो हम 2 कदम चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, 1 2। अगर बोलोगे कि सर 4 जे कैप चल करके दिखाइए, तो हम ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। ऑब्वियस सी बात, यहां चढ़ नहीं सकते हैं तुम लोग के बोलने पर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है मेरा बस कि आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस की तरफ। अब सुनना जो हम बोलने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकाल करके दिखाइए। ठीक है, देखो, तुम शुरू कहां से किए थे? चलना। तुम चलना शुरू किए थे आप यहां से। इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। यहां तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस की तरफ कितना चले? 40 मीटर, है ना? एक्स एक्सिस की तरफ कितना चले? 40 मीटर। 40 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ चले, तो इसको हम लोग बोलेंगे 40 आई कैप। 40 आई कैप। 40 आई कैप का मतलब 40 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, फिर तुम किधर चले? वाई एक्सिस की तरफ। कितना मीटर चले वाई की तरफ? 30 मीटर। तो इसको बोलेंगे 30 जे कैप। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पता नहीं आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकालने आता है कि नहीं, बस अभी सीख लो थोड़ी देर के लिए, मैं बोल रहा हूं वो समझ लो कि सर ये जो है यहां पे x के जगह पे कितना है? 40 है, तो इसको लिखेंगे 40 का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या है? 30 है, तो इसको लिखेंगे 30 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? अंडर रूट 1600 प्लस 900, यानी कि अंडर रूट 2500, मतलब कि 50 यूनिट। ये 50 यूनिट या 50 मीटर जो है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो तुम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बोल देते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वास्तविकता में ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। सही कॉन्सेप्ट को सीखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको यह समझ में आया तो एक क्वेश्चन हो जाए। सब लोग बोलोगे तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोग को, आप लोग बना के दिखाओगे पक्का? 100% बना के दिखाएंगे आप लोग सब लोग? सब लोग बोलिए बना के दिखाओगे, बना के दिखाओगे। चलो तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे वो बना करके जरूर दिखाइएगा और देखते हैं आपसे वो होता है या नहीं होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आसान सा। मैं यहीं से कोई फिगर उठा लेता हूं। मजा नहीं आया इसमें। मैं यहां से एक फिगर उठा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर। मान लो बाबू कि इस स्क्वायर का हर एक साइड 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। एक बंदा ऑब्वियस सी बात है अनीता से विनीता तक जाता है और फिर विनीता से चंपा तक जाता है। अनीता से विनीता और विनीता से चंपा। आपको कमेंट करके फटाफट बताना है डिस्टेंस कितना चला वो बंदा, उस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और एट लास्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया। ये तीनों आपको बताना है। फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। फटाफट निकालिए। दिलीप चौहान 40 आई क्या? बहुत 40 आई? नहीं 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 नहीं, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। डिस्टेंस आप लोग बता रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट्स गुड थिंग, बट प्लीज मुझे डिस्प्लेसमेंट का आंसर दीजिए। आरसी बहुत बढ़िया। शिवम उरांव 28 बहुत बढ़िया। शिवम उरांव वेरी गुड। सानिया कुमारी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अटेंटिव होकर के क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब है 20 आई कैप 20 जे कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। दिव्या भारती बहुत बढ़िया। वासु नहीं। ऋतुराज 20 आई कैप 20 जे कैप 40 डिस्टेंस 40। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं इसका और अच्छा आंसर दिए हैं, बढ़िया आंसर दिए हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। डिस्टेंस तो बहुत आसान है, ये 20 और ये 20, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 मीटर। इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है।
अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता है ये वाला कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाला कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। हम लोग ओरिजिन पे बैठे हुए हैं। पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए हमको एक्स की तरफ कितना चलना पड़ेगा, 20 मीटर। ये 20 है तो हर एक साइड तो 20-20 ही है ना। और वाई की तरफ कितना चलना पड़ेगा, 20 मीटर। मतलब हम 20 मीटर चले एक्स की तरफ तो ये हो गया 20 आई कैप, और 20 मीटर चले वाई एक्सिस की तरफ तो ये हो गया 20 जे कैप। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब √800 या फिर 20√2 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तीनों आंसर हम लोग निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। वेरी गुड, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम लोग ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेते हैं। हम लोग फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा बस। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए बाबू कि ये 20 मीटर है, ओके, इसका ब्रेथ चौड़ाई, और लंबाई इसका मान लो आपकी 40 मीटर है। एक बंदा शुरू करता है अनीता से, फिर जाता है विनीता के पास, फिर जाता है चंपा के पास, और फाइनली इस बार वो पहुंच जाता है डोली के पास। फिर से सुनना, अनीता से विनीता, विनीता से चंपा, और फाइनली चंपा से कहां तक जाता है वो, डोली तक पहुंच जाता है। ठीक है जी, अनीता से विनीता, विनीता से चंपा, और चंपा से डोली तक वो बंदा पहुंच जाता है। ठीक है, डोली तक पहुंचता है फाइनली, ऐसे घूम करके। आप मुझे बता दो सबसे पहले इस बंदे का डिस्टेंस, फिर आप मुझे बता दो इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप ये सब निकाल पा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। फटाफट आप ये तीनों चीज निकाल करके दिखाओ मुझे। और कुछ देर ही क्लास चलेगा, आप लोग बस ध्यान बने रहो। कुछ देर का और बात है, कुछ देर और हम लोग क्लास चलाएंगे। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अनुष्का प्रिया 80 मीटर, अंशु वर्मा 80 मीटर, डिस्टेंस 80 मीटर बता रहे हैं ये लोग। निसार अकरम 40 आई कैप, 40 जे कैप, डिस्टेंस 80 मीटर। फटाफट फटाफट आप लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस तो आप लोग सही बता रहे हो, पर अफसोस कि डिस्प्लेसमेंट आप लोग में से कोई भी सही नहीं बता रहे हैं। मोस्टली लोग डिस्प्लेसमेंट को गलत बता रहे हैं। ये एक आंसर आया है, सही है, वेरी गुड आरसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा। कुछ लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं।
चलिए, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले बताओ आप मेरे को कि ए से डी तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा हमें? 20, 40, 60 और 20, 80 मीटर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, 80 मीटर। अब सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप शुरू कहां से किए थे? आप शुरू किए थे ए से और अल्टीमेटली आप पहुंचे कहां पे? डी में। तो ए से डी तक ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। आप कितना चले? 40 मीटर चले। किधर चले? एक्स एक्सिस की तरफ चले। एक्स एक्सिस की तरफ चले ना, उधर जाने का जरूरत नहीं ना है। अब आप किधर से मुड़ के आए, क्या आए, मुझे क्या, आप फाइनली यहां पहुंचे। फाइनल माइनस इनिशियल हमको करना है। तो फाइनल पोजीशन आपका डॉली है और इनिशियल पोजीशन अनीता है। इसको हम अगर मिला रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस की तरफ चले अल्टीमेटली, और कितना चले? 40 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 आई कैप। 40 आई कैप। अब एक बात आप मुझे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? कुछ लोग अंडर रूट रूट करेंगे। अरे क्या है आई कैप? क्या है? डायरेक्शन है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40। 40 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें कोई कष्ट वाला बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। आपको ये समझ में आ गया है? समझ में आ गया आपको ये? क्लियर एकदम? आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया, हम लोग शुरू किए थे कहां से? 1D मोशन। सर आई डोंट अंडरस्टैंड। आपका बात क्लियर नहीं हो पा रहा है शायद। मैग्नीट्यूड शायद वो नहीं समझे। तो आपको सबसे पहले मैंने मोशन का टाइप आज के क्लास में बताया कि 3 टाइप का होता है, 1D, 2D, 3D। 1D मोशन जो एक लाइन में होता है, 2D जो एक प्लेन में होता है, और 3D मोशन जो एक से ज्यादा प्लेन में होता है, उसको 3D मोशन कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको डिस्टेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि किसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा किसमें कंसीडर किया जाता है? सर हाउ डिड इट बिकम 40? ओके, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो आप एक बार स्टार्टिंग से देख लेना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो खैर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, उससे रिलेटेड पैरामीटर समझा दिया है। फिर मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका सही कॉन्सेप्ट समझाया है, वो जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो नहीं। और मैंने ये भी एक बात हाईलाइट किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। फिर हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी देखे हैं। यहां पे कुछ लोग नहीं समझ रहे कि ये 20 कैसे हुआ। बाबू तुम शुरू कहां से करे थे? ए से, और फाइनली पहुंचे कहां पे? ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, ये वाला था। आप शुरू कहां से किए थे? ए से, और फाइनली पहुंचे कहां पे? डी में। मतलब आपको यहां तक पहुंचने के लिए किधर चलने का जरूरत है? एक्स एक्सिस की तरफ आप चले। कितना मीटर? 40 मीटर। इसलिए 40 आई कैप। आप कौन सा रास्ता लेकर के जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फाइनली कहां पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 40 आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल लो, √40 का स्क्वायर, 40 है ना। ऑल्दो आपको पता है, आप एक बार वेक्टर का भी लेक्चर देख सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। आप लोग से अब मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर आपको आज का क्लास समझ में आया, आप एक काम करेंगे कि आज ये जो चैनल है, ये चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहली बात। ठीक है। वीडियो को भी अगर आप लोग लाइक करोगे तो आपको इस वीडियो का थोड़ा सा ज्यादा रीच जाएगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग
तक ये चैनल पहुंच पाएगा और सब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि आप वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा तो ये इसका रीच बढ़ जाएगा, ठीक है।